केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। आज आपको उस सिस्टम के बारे में बताएंगे जो बनाया तो गया आपकी मदद के लिए, लेकिन ये मदद करने के बजाय अब हत्यारा बन चुका है। और जिन अफसरों पर सुविधा बेहतर करने की जिम्मेदारी थी वो पत्रकारों के सवालों पर भटक जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम नहीं ले रहे। उस सिस्टम के लचर व्यवस्था का शिकार अब जनता हो रही है, जिसका काम महज इतना भर रह गया है कि वो समय से अपना टैक्स भरती रहे और इन टैक्स के पैसों से सबसे अमीर अथॉरिटी बनने में तमगा हासिल करने वाली नोएडा अथॉरिटी आज सवालों से भाग नहीं सकती। इसी वजह से प्रशासन की नींद को अब तोड़ना होगा। लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको, जिसके बाद अब शायद आप सभी आदी हो चुके हैं, लेकिन सवाल खड़े होते हैं आखिर कि नोएडा में हुए शख्स की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर को किसने मारा? क्या नोएडा अथॉरिटी इंजीनियर की कातिल है? क्या अथॉरिटी के सीईओ पर एक्शन से टेंशन? इस सवाल का जवाब आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित पूरे देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के इसी सड़े हुए सिस्टम ने इंजीनियर युवराज की जान ले ली, वो भी उसकी पिता की आंखों के सामने। नोएडा अथॉरिटी जब कोई भी प्लॉट आवंटित करती तो उस पर निर्माण के लिए भी एक समय सीमा तय होती है। उस प्लॉट पर क्या बन रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी जांच करना भी अथॉरिटी का ही काम है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित SC02 प्लॉट पर अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। उस गड्ढे में नाले का पानी भरता रहा। वो प्लॉट दलदल नुमा नाले में तब्दील हो गया, लेकिन अथॉरिटी की नजर नहीं पड़ी, या फिर बिल्डर की 60 गांठ से दलदल नुमा उस गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे में क्या नोएडा अथॉरिटी को कातिल नहीं कहा जाना चाहिए? बिल्कुल कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने वक्त रहते इस पर एक्शन लिया हो तो इंजीनियर युवराज की मौत नहीं होती। अभी तो इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन ये बैरिकेडिंग कल रात तक यहाँ पे नहीं थी। जिस दिन ये घटना हुई उस रात तक नहीं थी। अगर उस रात तक होती तो आज युवराज हमारे बीच होता। लेकिन अब हम आपको पूरे दिखाते हैं कि आखिर कैसे वो गाड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग से टकराती है। 60 फीट गहरा गड्ढा, ये पानी नहीं है बल्कि एक नाला है। नाला और इसी के साथ साथ नीचे दलदल है, झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, दलदल है। निर्माणाधीन बेसमेंट था और यहाँ पे बेसमेंट के नीचे सरिया पिलर। गाड़ी धीरे धीरे डूबती है। 2 घंटे तक संघर्ष जो है, करीब 1.25 से 2 घंटे तक युवराज संघर्ष करते रहता है कि किसी तरह अपनी जान बचा ले। पिता यहाँ पे पहुँचते हैं, पिता मदद की गुहार लगाते हैं और पिता पुलिस प्रशासन को भी लेके आते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया, चश्मदीद ने हमें बताया कि फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उनके पास सारे इक्विपमेंट्स थे, बोट भी था, लाइफ जैकेट भी था, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं क्योंकि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि पानी बहुत ठंडा होगा। युवराज की मौत के बाद सरकार की नींद टूटी है। सरकार ने नोएडा के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया। इस मामले में एक जेई को भी बर्खास्त किया गया है। लेकिन सवाल है कि अथॉरिटी के बाकी अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? क्या लोकेश एम को हटाने से मामला शांत हो जाएगा? आखिर नोएडा के बाकी गड्ढे कब भरे जाएंगे? तो इस बारे में नोएडा अथॉरिटी का क्या जवाब है? चूंकि आप जानते हैं कि वो स्पोर्ट्स सिटी का इलाका है, पिछले 5 साल से वहाँ रोक भी लगी हुई थी। तो अब ये देखने की बात है कि वो वाला जो एरिया है वो कौन से स्पेसिफिक उसमें आ रहा है, प्लॉट कौन कौन सा वहाँ पर, और क्या कार्रवाई होनी थी। इसमें मौके पर भी टीम्स गई है, वो देख के बताएंगे कि कार्रवाई करेंगे उसमें। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद नोएडा के अफसर कितने संजीदा हैं, इसकी एक बानगी भी देख लीजिए। इन महाशय का नाम राजेश कुमार है,
जिनकी जिम्मेदारी ग्रेटर नोएडा के नालों की सफाई कराने की है। इनके काम पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी अकड़ देख लीजिए। पत्रकारों से बातचीत करने का तरीका देखिए। जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछना शुरू किया तो ये स्कूल के बच्चों की तरह नाराज होकर अपनी कार में जा बैठे। एक सवाल सर, आप नाले को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नाला कवर होता तो उसकी जान बचती ना। मैं बोल रहा हूँ क्या पहली बार यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट से पहली बार आई यहाँ पर? वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। सर आप पहली बार आपका ये तो मैं तो डेली आता हूँ। आप नहीं देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गंदगी कहाँ पर है? गंदगी कहाँ है बताइए मुझे। नाले की सफाई, नाले के अंदर सरिया है, नाले के अंदर दीवार टूटी है, दलदल है। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर घूम जाइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया है ना, हाँ तो वो जो आप सवाल से करें कवर क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। नहीं सर, आपके ये आपसे कंसर्न है कि पानी यहाँ भर रहा था, क्या आपने इस बारे में जानकारी दी ऊपर? अब इनके काम की बात कर लेते हैं। राजेश कुमार ने खुद बताया कि नाले की सफाई कराने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जहां युवराज की मौत हुई उसे नाला नहीं मानते। शायद उनकी नजरों में ये गंगा या यमुना का पानी हो, इसलिए उन्होंने यहाँ सफाई की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जरा एक बार फिर सुन लीजिए राजेश कुमार जी को, जो मीडिया के कैमरे पर इसे नाला मानने को तैयार ही नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया है ना, हाँ तो वो जो आप सवाल से करें कवर क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। नहीं सर, आपके ये आपसे कंसर्न है कि पानी यहाँ भर रहा था, क्या आपने इस बारे में जानकारी दी ऊपर? राजेश कुमार सर, अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। पूरे नोएडा के प्रभारी हैं आप। नोएडा अथॉरिटी में राजेश कुमार जैसे लापरवाह और संवेदनहीन अफसरों की वजह से इंजीनियर युवराज की जान गई, क्योंकि ये अपने आप को वीआईपी अफसर समझते हैं। आम जनता की शिकायतों पर ध्यान देना इनके लिए छोटी मोटी बात हो। शायद अथॉरिटी से अच्छा पैसा कमा लिया हो, इसलिए इनकी अकड़ बेकाबू होती नजर आ रही है। अब नोएडा शासन और प्रशासन की भी बात कर लेते हैं, जो बिना गोताखोर लिए ही इंजीनियर युवराज का रेस्क्यू करने पहुंच गए थे। सोचिए, दलदल में डूब रहे एक शख्स को बचाने पहुंची रेस्क्यू टीम के पास गोताखोर ही नहीं था। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये बेहुदा और शर्मनाक है। अब पुलिस ने 2 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके नाम MAJ विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन सवाल है कि इन दोनों बिल्डिंग फर्म के मालिकों की गिरफ्तारी कब होगी? क्या इन दोनों बिल्डर्स को युवराज की हत्या का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या फिर मामला ठंडा होते ही इस केस को भी रफा दफा कर दिया जाएगा? अब जैसा कि आपने बताया, अब अगर नेटवर्क की वजह से वो बच्चा अपने बाप से कांटेक्ट नहीं कर पाया, अपने फादर से कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो और उसकी जान पे बन आई, कितना उसमें एक गलत पॉइंट है। हम हर रोज़ इस बात से स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता। कोई हमें इमरजेंसी को डायल करना हो, इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए हो, तो इट्स अ हेडेक। तो 8-8, 10-10 करोड़ के फ्लैट है। एक सोसाइटी के अंदर 5 से 10 हज़ार बंदा रह रहा है। 10 से 15 सोसाइटीज़ है, तो ना करते हुए 50-60 हज़ार लोग हैं। टावर का यहाँ पे 0 सिग्नल है। मेरी डॉटर टाटा से समृद्धि में ट्यूशन के लिए जाती है, उसके बाद वो वहाँ होती है, तो वाईफाई जो लगा हुआ है घर पे, उससे वो कॉल कर पाती है। अगर वो रोड पे आ जाए तो उसकी कॉल नहीं लगती मेरे को। अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले इलाके में कहीं भी सड़क किनारे कोई ठेली पटरी वाला छोटी सी दुकान लगा ले, तो अथॉरिटी वाले उससे उगाही करने पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में अंडरग्राउंड पार्किंग मौत के कुएं में तब्दील हो गई और अथॉरिटी के अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि आखिर नोएडा प्रशासन से युवराज के रेस्क्यू में लापरवाही कैसे हुई? घटना स्थल पर वक्त पर कोई गोताखोर मौजूद क्यों नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि युवराज की मौत के जिम्मेदार नोएडा प्रशासन के अफसरों पर एक्शन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको सिस्टम की लापरवाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर यूपी के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, वो भी तब जब बगल में चमचमाती बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन ठेकेदार ने उस बिल्डिंग पर ताला जड़ दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत सरकार की मुहिम है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीर देखिए।
टीन शेड के नीचे चलता स्कूल, ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और भला कैसे पढ़ेगा इंडिया? ये संसाधनों की कमी बताने वाली तस्वीर नहीं है, बल्कि ये लचर सिस्टम और लापरवाह अधिकारियों के रवैये की तस्वीर है। अगर ये बच्चे किसी मजबूरी में इस टीन शेड के नीचे पढ़ रहे होते तो बात और थी, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि संदीपनी विद्यालय नाम से इस स्कूल के लिए राज्य सरकार ने 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 2 महीने पहले खुद मुख्यमंत्री ने चमचमाती बिल्डिंग का लोकार्पण किया, लेकिन वो करोड़ों की बिल्डिंग बच्चों के काम नहीं आ रही। एश्योर किया गया था कि आपको 18 महीने में ये भवन तैयार मिल जाएगा और हमारे बच्चे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। हम इसी आशा उम्मीद में इस किराए के भवन में आ गए और ये मजदूरों के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और समझ लीजिए 10 बाई 12 के कमरे जिसमें लगभग 50-50 बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं। उपस्थिति लगभग 80% से ज्यादा ही होती है हमारे यहाँ। और ऐसे खुले में, ओपन में, मतलब ठंडी हवा में बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ी असुविधा है ये बच्चों के लिए भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण कर दिया है, पर हमें वो मिला नहीं है, अभी हमारे बच्चों को नहीं मिला है, तो दुखद है। बिल्डिंग तैयार है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वो स्कूल भी तैयार है, लेकिन बच्चे अंदर नहीं बैठ पा रहे क्योंकि संदीपनी विद्यालय के गेट पर ताला जड़ा हुआ है। ये ताला उस ठेकेदार ने लगाया है जिसने स्कूल की बिल्डिंग बनवाई। उसका आरोप है कि सरकार ने उसे बकाया 4.5 करोड़ रुपए नहीं दिए। इसी वजह से उसने बिल्डिंग का लोकार्पण होने के बावजूद हैंडओवर ही नहीं किया। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये संदीपनी विद्यालय की है। हाईटेक इमारत ये बनाई गई है, शासन द्वारा इसे बनवाया गया है। देखिए आप इसकी भव्यता, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए शासकीय स्कूल है और ये बनकर तैयार है। करीब 1.5 से 2 महीने पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस स्कूल का उद्घाटन भी कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। बच्चे 3 सेट और जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं। वजह ठेकेदार और प्रशासनिक लापरवाही, क्योंकि ठेकेदार का तर्क है कि उसका करीब 4 करोड़ रुपए बकाया है। इस वजह से उसने स्कूल के जो विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग को इसका पोजीशन नहीं दिया है। भोपाल के संदीपनी विद्यालय की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए 29 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। इस राशि से एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और स्कूल में बाकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया। 25 नवंबर 2025 को खुद मुख्यमंत्री ने नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उसके अगले ही दिन इस बिल्डिंग में क्लास लगनी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ठेकेदार का आरोप है कि उसके 4.5 करोड़ रुपए सरकार से नहीं मिले, इसीलिए उसने बिल्डिंग पर ताला जड़ दिया। जो एजेंसी है उसका कहना है कि जिसके द्वारा निर्माण किया गया है उसकी कुछ राशि शेष है। उसकी शेष राशि के भुगतान होने पर ही जो है बच्चों को बैठने के लिए कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके क्रम में जो है शासन द्वारा भी आदेश जारी किया गया है कि पार्सली जो है हैंडओवर किया जाए। जितने भी जो रूम तैयार हो गए हैं उनको रूमों को हमें उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि उनमें कक्षाएं संचालित होने लगेंगी। वो बकाया शेष भवन का हम बाद में हैंडओवर करेंगे। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग की एक टैगलाइन है, एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये तस्वीरें और ये घटनाएं वाकई में उस टैगलाइन को साबित कर देती हैं। सोचिए जरा, 29 करोड़ में बनी बिल्डिंग तैयार है, मुख्यमंत्री उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। भीषण ठंड, धूल मिट्टी और शोर, ऐसे में कोई क्या पढ़ाई कर लेगा। ऊपर से खतरा अलग है कि कल को टीन शेड गिरा तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। खैर, ले देकर बात वही है कि छात्र टीन शेड में है तो क्या हुआ, सिस्टम तो सुविधाओं में है ना। बच्चों को परेशानी हो रही तो क्या हुआ, अधिकारी तो मौज में है ना। जनता के टैक्स के पैसे से बिल्डिंग बनी है तो क्या हुआ, बिल्डिंग पर लगे ताले की चाबी तो ठेकेदार की जेब में है ना। और सिस्टम, उसकी नींद तो जब टूटेगी तब टूटेगी, तब तक ये दोहराते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के काशी के मणिकर्णिका घाट पर नवीनीकरण का काम चल रहा है। ये काशी का महाशमशान घाट है, वो घाट जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और कई बार जगह कम पड़ने की वजह से लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब इस जो घाट है इसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, जिस पे अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है।
विपक्ष की तरफ से पूरे मामले को लेकर भ्रम वाली राजनीति की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, आखिर क्यों पूरा विपक्षी खेमा अचानक मंदिर हितैषी बन गया और आखिर क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगा, और आखिर ये पूरा मामला क्या है और सरकार का काशी के इस महाशमशान घाट को लेकर प्लान क्या है, सब कुछ समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। क्या काशी को बदनाम करने की साजिश हो रही है? क्या मणिकर्णिका घाट की एआई तस्वीरें फैलाई जा रही हैं? क्या मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर नहीं चलाया गया? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि मोक्ष नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट पर बने मंदिरों में तोड़फोड़ की तस्वीरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मणिकर्णिका घाट के मंदिरों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। यहां तक कि घाट पर बुलडोजर और पोकलेन मशीनें भी दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। नाराज लोगों ने आज अहिल्याबाई होलकर की तस्वीरों के साथ घाट पर विरोध प्रदर्शन की कोशिश की। हालांकि घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को कड़ी मशक्कत कर वहां से हटा दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन के लिए आए लोगों के बीच नोक-झोंक भी हुई। मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग काशी की विरासत खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी का दावा है कि जो फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं वो एआई जेनरेटेड। असल में काशी की विरासत से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सीएम योगी ने एआई जेनरेटेड फोटो और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। अब आपको काशी के उस मंदिर की तस्वीर भी दिखा देते हैं जिसे मणिकर्णिका घाट का बताकर वायरल किया जा रहा है। ये कुंभा महादेव मंदिर है जिसमें न तो कोई तोड़फोड़ हुई न ही इस मंदिर की मूर्तियां टूटी। ये मंदिर मणिकर्णिका घाट पर है भी नहीं, ये तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मंदिर है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस मंदिर में तोड़फोड़ की तस्वीरें फैलाकर काशी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। तो मैं चूंकि श्री कुंभा महादेव मंदिर के पास में हूँ, ये वही मंदिर है, आप देख सकते हैं, जिसको बताया गया है कि सोशल मीडिया की तमाम तस्वीरों में जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है उन लोगों ने दिखाया कि ये मंदिर टूट चुकी है, ये मंदिर नष्ट हो चुकी है। लेकिन देखिए ये मंदिर यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। हालांकि यहाँ पर खुद पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल पहुँचे हैं, हम लोग भी पहुँचे हैं, इसको देख रहे हैं। यहाँ पर नंदी भी दिख रहे हैं और यहाँ पर भोलेनाथ भी, आप देखिए नंदी के ऊपर यहाँ पर पूजा पाठ किया गया है, माला चढ़ाया गया है। ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन सियासी माइलेज के चक्कर में कई बड़े नेताओं ने भी इसकी फोटो पोस्ट की है। अब वाराणसी पुलिस ने इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों को नोटिस जारी कर थाने में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए 72 घंटों का वक्त दिया है। एफआईआर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का नाम भी शामिल है, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने भी यही तस्वीरें पोस्ट की थी। पुलिस ने आरोपियों पर धारा 196, 298, 299 और 353(1) जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं।
ये धाराएं धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने और झूठी अफवाहें उड़ाने से संबंधित हैं, जिनमें 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने खुद इस मंदिर का जायजा लिया। षड्यंत्र की इसमें संभावना नजर आ रही है। पुलिस इस षड्यंत्र पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें धाराएं जो है षड्यंत्र की जब साबित हो जाएंगी पूरी तरह से तब बढ़ाई जाएंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर 8 लोगों के ऊपर FIR की गई है, किस तरह से सख्त एक्शन लिया जाएगा? आज सुनने में आ रहा है कि आपने वारंट भी इशू करा दिया है। 72 घंटे का समय दिया गया है। 72 घंटे के अंदर जिन लोगों पर FIR दर्ज है वो अपना अभिकथन थाने पर आकर के नोट कराएं, अपना स्टेटमेंट नोट कराएं। अगर नहीं नोट कराएंगे तो कोर्ट से NBW जारी करके इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद विपक्षी दलों के नेता पीछे हटने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया। अखिलेश यादव ने लिखा कि मोतियों की तरह पिरोई जाती हैं, धरोहरें तोड़ी नहीं संजोई जाती हैं। वहीं पुलिस की FIR के बावजूद पप्पू यादव ने फिर एक बार खंडित मूर्ति की फोटो पोस्ट की। इस दौरान पप्पू यादव ने लिखा, करो FIR, कितना करोगे FIR? सच्चाई को AI बता, कब तक सच को झुठलाओगे, कब तक झूठ को सच बनाओगे? वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी मणिकर्णिका की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए श्रीकांत वर्मा की एक कविता पोस्ट की। इस दौरान उन्होंने लिखा कि दुखी मत हो मणिकर्णिका। हालांकि यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने फर्जी तस्वीरें पोस्ट करने को लेकर विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है और बेवजह की बात करते हैं। बाबा विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बन रहा था तो इन लोगों की हरकतें पूरी काशी जानती है, अब पूरा देश जानता है। तब भी इसी तरीके के सवाल खड़ा करते थे। तो इनके सवाल खड़ा करने से, बेवजह के इनके आरोपों से सरकार न कभी घबराती है न परवाह करती है। वाराणसी यानी बनारस यानी काशी एक प्राचीन शहर। इस शहर को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। ये शहर सदियों पुरानी विरासत संजोए हुए है। इसी वजह से इस शहर की पहचान भी है। लेकिन सरकार कुछ जगहों पर सौंदर्यीकरण का अभियान चला रही है, जिससे यहाँ आने वालों को दिव्य और भव्य अनुभूति हो। लेकिन कुछ लोग सरकार के सौंदर्यीकरण में खलल डालने में लगे हुए हैं। इन सब में सबसे आगे विपक्षी नेता है, जो बिना सत्यता की जांच किए कुछ वीडियो और फोटो पोस्ट कर जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार के एक्शन के बाद विपक्षी दल अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है, चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। भारत और यूएई के बीच कई अहम समझौते यहां पे सामने आ रहे हैं। जाते हुए MEA का बयान सामने आया है। दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा हुई है। कई दस्तावेजों का आदान प्रदान भी हुआ है। परमाणु क्षेत्र में साझेदारी पर सहमति बनी है, यह MEA की ओर से कहा गया है। दोनों देश रणनीतिक रक्षा समझौते करेंगे। खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी यहां पर करार हुआ है, तो MEA की ओर से समझौतों को लेकर जानकारी दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है।
इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है, चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। उधर बीजेपी नेता नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी है। नवनीत राणा को यहां पर जान से मारने की धमकी देने वाले ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। उधर अमरावती के राजापेट पुलिस स्टेशन में पूरे घटनाक्रम को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है। तो नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है, चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे इंजीनियर की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी आ गई है। खतरनाक सड़क हादसे की संभावना वाली 10 जगहों को चिन्हित करने की बात कही जा रही है। दुर्घटना संभावित इलाकों में सुरक्षा के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। नोएडा में गड्ढे में डूबकर इंजीनियर की मौत हुई थी, जिसके बाद अब प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।